बनेंगे। भारतीय मीडिया का भी रोल मैं बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूँ। हमने मोटे मोटे तौर पे 3 सिद्धांतों पे काम किया। हार नहीं माननी, लड़ते रहो। हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना नुकसान हुआ है कैप्टन साहब इस कोरोना के चलते। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे समय में लोग पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अगले महीने तक मेरे ख्याल से जुलाई महीने तक हम वो इसका मेरे ख्याल से हम दवा करके वो कोरोना लोगों को होगा, इसको रोकना हमारा ये कहना भाई कोरोना किसी को नहीं होने देंगे, ये शायद भ्रम होगा। अध्यात्म एक विद्यार्थी के जीवन में कितना जरूरी है आचार्य जी? जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। सुशांत ने किया कि नहीं मुझे आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगा, तो फिर समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। करनाल में किसानों की महापंचायत, टिकैत का ऐलान, प्रशासन संग नहीं बनी बात, सीएम खट्टर ने जताई रास्ता निकलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में बिछी चुनावी बिसात, लखनऊ में मायावती ने किया ब्राह्मण सम्मेलन तो ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। पाकिस्तान विरोधी रैली पर तालिबान की फायरिंग, पत्रकारों को भी उठाकर ले गए, आईएसआई चीफ के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। शिक्षक पर्व सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोरोना काल में शिक्षकों ने चुनौतियों का किया समाधान, अब अपनी क्षमताएं आगे बढ़ाने का मौका। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया हाउस अरेस्ट होने का दावा, केंद्र ने दावों को किया खारिज। और सुप्रीम कोर्ट में टली पिगासस मामले की सुनवाई, जवाब के लिए केंद्र ने मांगा वक्त, कोर्ट ने दिया 13 सितंबर तक का समय। स्वागत है आपका सहारा समय में, मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे किसानों की। किसानों का सैलाब, किसका इनकलाब? सवाल तो यकीनन बनता है और कम से कम मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत की सफलता से लबरेज किसान मोर्चा तो ऐसा ही दावा कर रहा है। और इस दावे से जहां विपक्ष की बाँछें खिल गई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में 325 के आंकड़ों के साथ जीत का इतिहास रच चुकी बीजेपी के माथे पर बल भी पड़ने शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के मंच से एक नारा भी गूंजा, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। यह नारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजाओं में एक बार फिर उसी जाट मुस्लिम एकजुटता को बताने के लिए किया गया जिसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने बड़े जतन से पिरोया था। पूरे इलाके की हिंदू आबादी करीब 73% है और मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 26 है। हिंदू आबादी में 17% जाट हैं। 2014 से 2019 के बीच 3 चुनाव में बीजेपी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जीत की कहानी को बार बार दोहराया। लेकिन 2022 की उत्तर प्रदेश की जंग में किसान आंदोलन के जरिए अपना सूखा खत्म करने में जुटा विपक्ष कितना कारगर हो पाएगा, ये 6 महीने बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जाटों और मुसलमानों को 2013 का साल भुलाकर बीजेपी को वोट की चोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इससे कम से कम आरएलडी समेत समूचे विपक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं और हर राजनीतिक दल के वोट बैंक भी किसान हैं। शायद इसीलिए विपक्ष उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो सरकार भी किसानों को नाराज करने की बजाय हर तरीके से मनाने में जुटी हुई है, जबकि किसानों के हक की लड़ाई में
से ज्यादा किसान नेता केंद्र और बीजेपी शासित सरकारों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। सरकार ने किसानों को वार्ता का फिर निमंत्रण दिया, लेकिन किसान आंदोलन के नेता बंगाल की जीत को अपनी विक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में उसी सियासी पैंतरे को आजमाकर बीजेपी को पटखनी देने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की इस बिसात में बीजेपी के अलावा बीएसपी, एसपी, कांग्रेस पुराने प्लेयर हैं, लेकिन बात जाट मुस्लिम समीकरण की चले और ओवैसी का नाम सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मंगलवार को 3 दिन के दौरे पर आए ओवैसी ने मुसलमानों से तकरीर करते हुए कहा कि वो किसी के गुलाम नहीं हैं और उन्हें अब कम से कम यूपी में अपनी तकदीर बदलने की सोचनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा लेकर चल रहे ओवैसी ने किसी से भी गठबंधन का फिलहाल इशारा नहीं किया है। इधर बात मायावती की करें तो लखनऊ में ब्राह्मणों का एक सम्मेलन उन्होंने बुलाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राज में ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। मायावती की नज़र सवर्णों के साथ साथ मुसलमानों पर भी है। ऐसे में किसान आंदोलन के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के साथ जुड़कर मुसलमान क्या गुल खिला सकते हैं, ये भी चुनावी विश्लेषण का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो उत्तर प्रदेश में सियासत की बिसात बिछ चुकी है। मुजफ्फरनगर की रैली के साथ ही किसान आंदोलन ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कहीं ना कहीं सारे एक्शंस और सारी तैयारी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर की जा रही है। हर पार्टी की गतिविधि उसी तरफ केंद्रित है, तो किसान आंदोलन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अंततः क्या होगा, इसका हमको इंतजार रहेगा। एक बड़ा परिवर्तन जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है और वो है जाट मुस्लिम समीकरण का। जाट मुस्लिम समीकरण बने या ना बने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जाटों के संगठनों ने यह कह दिया है कि उन्होंने पहले बीजेपी को वोट देकर गलती की थी, जो कि उनकी बड़ी भारी भूल साबित हुई। ऐसे में ओवैसी का भी अवतरण अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो गया है और उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तालिबान को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं, और अगर नहीं है, अगर है तो आपने उनसे बातचीत क्यों की। केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस भी चुनावी बिसात में शामिल है। किसानों के सैलाब से इंकलाब, क्या वाकई कोई इंकलाब किसानों का यह आंदोलन करने जा रहा है? हमारे साथ इसमें खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय में। स्टूडियो से हमारे साथ किसान नेता मटरू नागर जुड़ने वाले हैं और राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमनीश जी। मैं अपने सवाल की शुरुआत रमनीश जी आप ही से करूंगा। यहाँ मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई, आपको लगता है कि देश में 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब ये जो रैली है इससे किसान आंदोलन में एक नया अध्याय ऐड हुआ है, और अगर ऐड हुआ है तो वो क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, नया अध्याय तो बिल्कुल जुड़ा है इससे कि आप किसान नेता, हमारे तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत बक्कल उतारने वाले आज सर्वधर्म संभाव की बात करने लगे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि 26 जनवरी को जो कुकृत्य गया उसमें बहुत बड़ा रोल उसका रहा था, वो आज शांति दूत बन गए हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, उन्होंने कहा था कि जीआईसी कल ही वो चीख करके चिल्ला करके आप बता रहे थे, बार बार वो बता रहे 20 लाख की भीड़, वो फूले नहीं समा रहे कि 20 लाख की भीड़ को देख करके उनको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक सियासत है बहुत अच्छे तरीके से चमक सकती है। लेकिन उसमें ना तो नीति है ना तो नीयत है, बस वो है क्या उसमें राज, और किसके ऊपर? किसानों के ऊपर राज। यही बदलाव आया है। मुजफ्फरनगर आंदोलन, आप बताइए कि 2013 में उनको अच्छी तरह से याद होगा, वो जो एक विभत्स घटना जो जिसमें कितने सारे लोग, जो मासूम लोग उसमें मारे गए। चाहिए ना तो उसमें मैं हिंदू की बात करूंगा, ना तो उसमें मुस्लिम की बात करूंगा, ना तो मैं जाट की बात करूंगा, ना तो ब्राह्मण की बात करूंगा, ना तो त्यागियों की बात करूंगा। लेकिन उसके पीछे कौन थे उनको शायद याद नहीं होगा। महापंचायत उन्होंने उस समय भी किया था राकेश टिकैत, उन्होंने सवाल नहीं जाकर लौटूंगा आपके पास नेता से सवाल नहीं पूछा। यानी आप ये मानते हैं कि एक नया अध्याय जुड़ा जरूर है, लेकिन उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मटरू नागर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि किसान नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागर साहब। मैं आपसे ये सवाल करूंगा, अभी इसी बात का जिक्र हो रहा था कि क्या मुजफ्फरनगर की रैली ने किसी किस्म के नए अध्याय को किसान आंदोलन में जोड़ा है? हमें बताएं अगर आप भी ऐसा पाते हैं, और फाइनली आपकी यहाँ से आगे रीति नीति क्या होगी, कैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा?
मुजफ्फरनगर की पंचायत ने ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की, धर्मवाद की कोई राजनीति नहीं होगी, मुद्दों की राजनीति होगी, किसानों की बात होगी। आगे की रीति नीति हमारी केवल ये है, जो किसान की बात करेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। कतई इसमें कोई दोहराए नहीं है। इनकी मानसिकता सरकार की तो बताइए कि किसानों की जो जितने प्लेयर्स हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उनमें कौन सा प्लेयर आपको सबसे मुफीद नजर आ रहा है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि जो किसानों की बात करेगा वही राज करेगा? नहीं, जो प्लेयर हम क्लियर थोड़ी करेंगे, ये तो यही क्लियर करेंगे। सरकार में अगर इन्हें बने रहना है तो इन्हें किसान की बात सुननी पड़ेगी, किसान के मुद्दों पे इन्हें चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे 70 साल से इधर उधर भटक रहे थे, ये अगर इन्हें ऐसे ही भटकना है तो कोई और आएगा। हम बिल्कुल कतई किसी कोई और रुख क्लियर नहीं कोई और कौन होगा, आप ये बताइए साहब। आप नहीं, ऐसा नहीं है हम किसी का इंडिविजुअल को, हम कोई मुख्यमंत्री चुनने थोड़ी आए हैं। हम किसान तो अपनी बात रखना आया है, और हम तो इन्हीं का तो प्रचार कर रहे हैं, सरकार का ही। मोदी जी ने बोला था कि 2022 में हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी जी। हम प्रदेश में हर गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, जाके बताएंगे कि 1 जनवरी से हर किसान अपनी फसल डबल रेट में बेचे। अगर उसकी डबल रेट में नहीं बिकती है तो जवाब देगी सरकार। क्यों झूठे वादे किए थे तो उन्हें धरातल पे लाओ। यहां से आप अपनी जो रणनीति है उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे इस आंदोलन को? 9 महीने तक जिस तरह से चलता रहा वैसे ही चलता रहेगा, या किसी तरह का कोई राजनीतिक इंटरवेंशन करने के बारे में आप सीधे सोचने लगे हैं? कतई राजनीतिक इंटरवेंशन नहीं होगा, ना हमें किसी राजनीतिक दल की मदद चाहिए। देश का किसान जाग चुका है, और अब भी अगर इनकी कुंभकर्णीय नींद नहीं खुली मुजफ्फरनगर की पंचायतें देखने के बाद, प्रदेश के हर जिले में इन्हें ऐसी पंचायतें देखने को मिलेंगी, और इनको बिल्कुल जगाया जाएगा। इनकी कतई भी ये जो किसान विरोधी नीतियों पर ये जो अब भी ढोल पीट रहे हैं, ये तो खालिस्तानी, माओवादी। आप ये कह रहे हैं कि आपको राजनीतिक दलों की कोई दरकार नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को आपकी दरकार जरूर है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। पहले हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम अपना जवाब ले लेते हैं। हरीश जी बताइए, यहां पर मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई और जिस तरह का जन सैलाब वहां पर उमड़ा, आंकड़ों की बात छोड़ देते हैं, आंकड़ों को लेकर सबके अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन आप इसके बाद क्या रणनीति बना रहे हैं? किसानों के इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल कोई स्टेप्स आप उठा रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, किसानों की जहां तक बात है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी, दोनों लोगों के नेतृत्व में किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता रही। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए, इसका लाभ भी किसानों को मिला। अगर ये विगत 4 साढ़े 4 साल की योगी जी की सरकार है, इसमें अगर आप किसानों की यील्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीद हुई है, लोगों को बिजली, पानी, जो सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। किस रेट में मिल रही है हरीश जी? किस रेट में मिल रही है बिजली? किसानों को उपलब्ध हो रही है। और किस रेट में बिजली मिल रही है, जरा रेट भी बताते चलो साथ साथ। और वर्तमान में देखें तो जो 45,000 थी वो 95,000 हो गई है। तो इस तरह से किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी कदम सरकार ने उठाए। नहीं, अच्छी बात है हरीश जी। मैं केवल 2 सवालों का जवाब हरीश जी, 2 सवालों का। मैं लूंगा। देश आजाद हुआ है, इतनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकी थी क्या? मेरा आपसे ये सवाल है हरीश जी, बिजली आप उत्तर प्रदेश को दे रहे हो? हरीश जी, मेरा आपसे ये सवाल है हरीश जी कि मैं मान लेता हूं कि चलिए आपने बहुत सारी किसान कल्याणकारी योजनाएं दोनों सरकारों ने शुरू की और आपके हिसाब से प्रदेश का जो किसान है वो संतुष्ट है। मेरा आपसे ये सवाल है कि फिर ये मोबिलाइजेशन इतना सारा कैसे हो गया मुजफ्फरनगर में? देखिए, इस मोबिलाइजेशन को लेकर के अगर आप सवाल करते हैं जी, तो आप अगर 2014 का उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव देखें, और जब ये लोग सब गोलबंद हुए थे, 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव देखें, जब राहुल गांधी देख लेना हरीश जी, बस इसी राग को लापते रहो। जब मायावती जी, अखिलेश जी एक हुए थे, ये केवल इसी तरह का गुड़ा भाग था कि जातीय हम इस तरह से गठबंधन करके और स्वीप कर लेंगे। तो जो लोग ये मंसूबे पाले हैं, मुझे लगता है कि उस पे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पानी फेरने वाली है।
अब जनता किसानों की बात नहीं सुनने वाले, इसका मतलब हरीश जी इस तरह का जो क्लियर कर दिया कि इनका मंसूबा कि किसानों की बात नहीं सुनोगे, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ध्वस्त करेगी, क्योंकि उसको ये पता है। चलिए मैं लौटूंगा। ठीक है हरीश जी, मैं समझ गया आपकी बात। मनोज यादव जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप क्या कहेंगे इस मुजफ्फरनगर की रैली के बाद? आपको यहाँ की सियासी फिजा में किस तरह की दखल या परिवर्तन नजर आ रहा है, ये जो रैली हुई है किसानों की उसके बाद? देखिए, मैं थोड़ा सा हतप्रभ हूँ। जो आपके, चलो बीजेपी जो कुछ मर्जी वो कह ले, क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो कह सकती है सरकार में, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ने जिस तरीके से किसानों के बारे में टिप्पणी की, वो मैं सोच के दंग रह गया कि आखिर एक राजनीतिक विश्लेषक जो निष्पक्ष होता है, आप कहते हैं कि राकेश टिकैत किसानों पे राज करना चाहते हैं, तो 13 के दंगों से देश पे कौन राज कर रहा है, उत्तर प्रदेश पे कौन राज कर रहा है, इस बात का विश्लेषण कौन करेगा? आशुतोष भाटिया जी करेंगे, मनोज यादव जी करेंगे, या मंटू नागर करेंगे? और आप राजनीतिक विश्लेषक होंगे, उस बात को ये बताइए, ये सवाल पहले सपा के नेता है उसे क्यों नहीं पूछा जाता था? ये सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा जाता था? ये सवाल पहले बसपा के नेता से क्यों नहीं पूछा जाता? मैं विश्लेषण ये इसलिए कर रहा हूँ कि मैं विश्लेषण ये भी करना चाहता हूँ कि गन्ना के किसानों का कितनी खरीद हुई थी? आप ये बताइए, 2014 से 17 में कितनी हुई थी? 57,000 करोड़। और आज 2017 से 20 में कितनी खरीद हुई है? रमनीश जी, वो 1,12,000 करोड़। उसके ऊपर भी विश्लेषण उनकी बात पूरी कर लेनी चाहिए। जी यादव साहब बोलिए। देखिए भाटिया जी, मैं जब तीखी बात बोलता हूँ या तीखा सवाल पूछता हूँ तो निश्चित तौर पर बीच में दिक्कत आ जाती है। मैंने सीधा पूछा, राज कौन कर रहा है देश पे 2013 के दंगों को लेके? जो मोबिलाइजेशन हुआ, जो ध्रुवीकरण हुआ, वो किसके पक्ष में हुआ? समाजवादी के पक्ष में हुआ कि बीजेपी के पक्ष में हुआ? हिंदुत्व का जो एक नशा था वो किसके पक्ष में गया? वो गया ना बीजेपी के पक्ष में। तो फिर ये बात क्यों नहीं कहते हैं आप? और रही बात बीजेपी के, हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका, वो बड़े वरिष्ठ हैं बीजेपी में, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं जी, आप किस भीड़ को मानोगे? आप किस किसान को मानोगे? अगर बीजेपी कहती है कि उसके कानून मानने वाले किसान हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह की एक किसानों की रैली बीजेपी को करके आम जनमानस को, विपक्ष को और उन किसानों को बता देनी चाहिए कि देखो 20 लाख किसान हमारे इस बिल के समर्थन में। आपको दिखा देना चाहिए। क्यों? आप तो एक्सपर्ट हो ना, किसानों को लेके चले आओ और आप एक कर दो रैली, और हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। हम भी कहेंगे कि हाँ, कम से कम उत्तर प्रदेश में लोग समर्थन करने वाले हैं, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है मनोज जी, हरीश जी से जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, उनका ये कहना है सीधे सीधे विपक्ष के नेता के तौर पर कि आप इस प्रकार की कोई रैली क्यों नहीं कर लेते उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरी तरह से कृषि कानूनों के पक्ष में हो और मौजूदा जो मूवमेंट किसानों का हो रहा है उसके खिलाफ हो। नहीं, आशुतोष जी, मनोज जी उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और उन्होंने अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखी। मुजफ्फरनगर दंगे की जो बात कर रहे हैं, यह तो समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की नीति थी जो इनकी पूरी तरह फेल की, क्योंकि जनता ये जानती थी कि जो समाजवादी पार्टी केवल एक वर्ग विशेष के वोट के लिए इस तरह का अन्याय करना चाहती है, जो आतंकी हैं, जो इस तरह के दंगाई थे, उनको भी प्लेन में बैठा करके, स्टेट प्लेन में बैठा करके लखनऊ बुलाती है, उसका जवाब दिया जी। और जहां तक रैली की बात है, उत्तर प्रदेश में एक रैलियां नहीं किसानों के बीच में, अनेक रैलियां हमारे माननीय चौपाल भी पहुंचाई थी हरीश जी, चौपाल भी चलाई थी आपने तो। चलिए ठीक है, यात्रा भी निकाली, ठीक है हरीश जी, चलिए मान लेते हैं आपने भी रैलियां की। हमारा ऐसा मानना है कि आप किसान आंदोलन को लेकर थोड़ी सी नॉन सीरियस अप्रोच रही है। आप अधिक आशान्वित रहे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन अब वो जब जमीन पे आ रहा है तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, आप करें मीटिंग्स। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे साथ जो मंटू नागर जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता, कि ये मंच से जो इस तरह के नारे लगाए गए, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, इसका किसान आंदोलन से या कृषि कानूनों से कोई सीधा सरोकार नहीं है। ये आरोप विपक्ष लगातार, बीजेपी भी आप पर लगा रही है। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? आशुतोष जी, ये देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में इन बहरूपियांशु पहले
जो इन्होंने ढोंग रचा कर, जो ये तोड़फोड़ की जो राजनीति कर जो इन्होंने तांडव उतारा है, सही सवाल इससे पहले हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे लगते रहे हैं। ये किसी जाति विशेष का, ये किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है, ये किसान जाति का आंदोलन है। और किसान जाति में सारी इसके माध्यम से क्या आप इसके माध्यम से केवल आप बीजेपी के पक्ष में जो हवा पिछले चुनाव में गई थी मुजफ्फरनगर से जो जनरेट हुई थी, जो आप खुद भी मानते हैं, आप उसको अंडू करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, हमें केवल अपने किसान भाई, हमारी जो किसान बिरादरी है, इनको दिख रहा है उसमें हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर। नागर साहब, ये तो काफी प्रमुखता से आपने लगाया है नारा। ये तो सबसे बड़ा, ये तो अच्छा खासा डेवलपमेंट था देश में। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सुनेंगे इन्हें लेकर डूबेगा, इन्हें जाग जाना चाहिए। अच्छी बात है। मैं सिर्फ उसको, प्रवक्ता जी बैठे, आप इसको कृषि कानूनों को सरकार वापस ले ले, इस बात से कैसे लिंक करेंगे इन नारों को? इस बात को, या आप सीधे सीधे ये कहिए कि नहीं, हमने वाकई में किसान आंदोलन 9 महीने से कर लिया और हम परेशान हो गए करते करते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार जब कान पे जू नहीं रेंगरी तो हमने राजनीतिक रूप से मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। आशुतोष जी में बहम है, एक मात्र एक बहम है सरकार का। सरकार के तो पेट में इतना बड़ा दर्द है, इन्हें नींद नहीं आ रही है, ये तो ढोंग कर रहे हैं, ये तो दिखावा कर रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है। इन्हें 24 घंटे रात में दिन में इनके अंदर जो एक बवाल पैदा हो गया। मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, आशुतोष जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आपके स्टूडियो से चंद 500 मीटर दूर नोएडा अथॉरिटी है। छोड़िए आप मुजफ्फरनगर की बात और देश की बात, ठीक है, 300 किसान जेल में है। और देश के रक्षा मंत्री का बेटा विधायक है यहां से, नोएडा विधानसभा से। 300 किसान जेल में हैं और महिलाएं हैं, और वो बर्बरता बरताई है अभी 3 दिन पहले। इन बीजेपी आंख फूट रही है इनकी, इनको दिखता नहीं है, अंधे हैं ये। नहीं तो मतलब इस किसान का गुनाह क्या है? अच्छी जो बात मेरी है। 100 साल पहले आबादी है, ये तोड़कर किसानों को नागर साहब, मेरा आपसे ये कहना है, मेरा आपसे ये सीधा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स उतारने का विकल्प आपके मूवमेंट के लिए खुला हुआ है या नहीं? इसको रूल आउट करते हैं आप? मुझसे हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं मटरू जी। हमारा कोई कैंडिडेट उतारने का नहीं है, ना हम किसी कैंडिडेट की मदद करेंगे, ना हमसे कोई उम्मीद रखे। हमने केवल अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। पश्चिम बंगाल आप क्या करने गए थे? पश्चिम बंगाल में पासपोर्ट नहीं चलता। ये देश है हमारा, ये कृषि प्रधान देश है, कॉर्पोरेट प्रधान देश नहीं है। दीदी की राजनीति करने, कॉर्पोरेट प्रधान देश नहीं है। आप 3 उद्योगपतियों को लेकर घूमते हो, ये कृषि प्रधान देश है। मटरू जी, और हर किसान को पूरा अधिकार है देश में कहीं भी जा सकता है। वहां जाकर ममता बनर्जी का साथ देने की मंशा आपकी थी या नहीं थी? अगर 3 दिन में वहां जाके ममता बनर्जी का साथ दे दिया किसान यूनियन ने, तो आप उम्मीद रखिए कभी 7 महीने चुनाव में। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप स्वीकार, तो आप दोनों बातें कह रहे हैं ना मटरू जी? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम राजनीति से दूर भी रहेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि 7 महीने हैं, आप देख लेना, हम ये सब कर सकते हैं। किसानों की बात सुनिए। आप बिल पे बात करिए, एमएसपी पे दंडनीय अपराध बनाइए, किसान अपने घर चले जाएगा, आप मजे से चुनाव लड़िए। रमनीश जी, आप बिल्कुल कोई बर्बरता की बात, मैं लौटूंगा। बर्बरता यदि बढ़ पाती तो उसी दिन जिस तरह का 26 जनवरी को इन्होंने कुकृत्य किया था, पूरे देश शर्मसार हो गया था। उस दिन ही बीजेपी यदि चाहती है, हमारा गवर्नमेंट भारत सरकार यदि चाहता, यहाँ से किसानों किसान के रूप में, गुंडे के रूप में वो किसान हमारा जन्मदाता है। हम भी किसान कौन ऐसा किसान लाल किले के विश्लेषण कर रहे हो, आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? ये इस आंदोलन, आप ये बताइए एमएसपी की बात किसानों के हित की तो बात होती है। कितनी खरीद किया था सपा के सरकार ने? आप बताइए, 57,000 करोड़, 1,12,000 करोड़ 2017 से 20 तक में हुआ है। वो किसने किया? योगी की सरकार ने। आप ये एमएसपी की बात करते हैं, आप एमएसपी की बात करते हैं, तो आप बताइए 1 मिनट रमनीश जी, मैं रोकूंगा आपको, मैं रोकूंगा 1 मिनट। नागर साहब, नागर साहब, नहीं नागर साहब 1 मिनट, नागर साहब 1 मिनट, 1 मिनट रमनीश जी, मेरा नहीं मुझे 1 मिनट ठहरिए, आप अपनी बात कह चुके। मेरा नागर साहब आपसे ये सवाल है कि सवाल जो जहन में आता है, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इस मूवमेंट में, एक किसानों का मूवमेंट है जो सीधे तौर पर कृषि कानूनों से कंसर्न्ड है और वो चाहता है कि किसानों की बात हो, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मूवमेंट में ऐसे लोग भी हैं
जो राजनीतिक आकाओं के इशारे पर एजेंडा इस मूवमेंट का सेट करते हैं। आशुतोष भाई पूरी तरह से बिल्कुल नहीं, ये अब एक मिनट सुनिए, पूरी तरह से दिख रहा है तो उन लोगों को चिन्हित करिए पहले। आप बताइए ना, उनको चिन्हित करिए। दूसरी बात, बिहार में आप हरीश जी से एक शब्द में पूछिए, क्या इनकी सरकार को लाने में किसान ने कोई कोताही बरती है? किसान ने इनको वोट नहीं किया? इस किसान के बगैर सरकार आ गई थी, ये रिकॉर्ड है। अरे आप फिर राजनीतिक विश्लेषक वाला अपना वो हटवाइए, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं। प्रवक्ता की बात बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर कहिए आप बीजेपी के किसानों के हित की भी बात, किसानों का कौन सा हित कर दिया किसानों का? धान के रुपए किलो खरीदा तुमने, कांग्रेस की लगातार एक मिनट नागर साहब, एक मिनट किसान की छाती पे चक्कू चला के रमनीश जी नागर साहब, मैं मनोज जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। एक मिनट रमनीश जी, मनोज जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक जो नया डेवलपमेंट आज हुआ है वह असदुद्दीन ओवैसी के रूप में हो रहा है। उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी किसी का के साथ गठबंधन जैसी कोई बात आपने नहीं की। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो उनका राजनीतिक दल है, वो चाहे गठबंधन किसी से करे न करे, अकेले लड़े, फैजाबाद को अयोध्या न कहें, अयोध्या को फैजाबाद न कहें, और बीजेपी के लिए लाभ वाले सारे फूलों के रास्ते बिछाएं, ये उनकी राजनीति है। हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते ना उसको कोई जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं। जैसा हमारे नागर साहब ने कहा, आपसे अनुरोध है, आपके चैनल से अनुरोध है, आपके डायरेक्टर से अनुरोध है कि कृपया राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी प्रवक्ता नंबर 2 लिखा दिया करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, उनके सवाल का जवाब देने का तरीका हमारे पास है, लेकिन इरिटेशन अंदर से ये होती है कि एक राजनीतिक विश्लेषक निष्पक्ष बात करता है। आप एंकर हैं, आप मेरी भी बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं और नागर साहब की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक एक पक्ष का प्रवक्ता बन के बात करता है, दिल को दर्द होता है। नए भारत में क्या चलन आ गया है? मैं माफी चाहता हूँ, क्या किसान जो सड़कों पर बैठा है, यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन अब जो ऐड हुआ है वो कहीं ना कहीं से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल रणनीतियां तैयार हो रही है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जाटों का जो मूड है वो थोड़ा सा अलग है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और बीजेपी का साथ उनको नहीं देना चाहिए था। ऐसे में क्या कोई सिग्निफिकेंट डेंट यहां पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लग सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उधर मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन बुला रही हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मणों को किसी तरीके से बीजेपी से अलग किया जाए। तो बात किसानों की हो रही है, लेकिन तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव की हो रही है और इसमें अभी अनेक अध्याय जुड़ने बाकी हैं। बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। अपने साथ जुड़े सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। रमनीश जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नागर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हरीश जी और मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें,